नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस के मजबूत इरादों और इंडिया गठबंधन के अटूट रहने पर अब बीजेपी की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। आज संसद में बीजेपी ने वो कारनामा कर दिखाया है जो इससे पहले आजाद भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। संसद के इस शीतकालीन सत्र में आज विपक्ष ने फिर से 13 तारीख को जो सुरक्षा में चूक हुई थी उस पर मोदी सरकार से जवाब मांगा, तो बदले में विपक्ष को मिला थोक में निलंबन। जी हां, बिल्कुल थोक में निलंबन मिला है। दरअसल आज मोदी सरकार ने पूरी तरह से मनमानी दिखाते हुए एक साथ कई बड़े चेहरों को संसद से बाहर कर दिया है कि उसकी निगाह में लोकतंत्र की क्या कीमत है। आप नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे सारे नाम चल रहे हैं जो निलंबित किए गए हैं। पार्टी भी है उनके सामने, नामों के सामने रखे हुए, और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये लोकसभा से निलंबित जो सांसद हैं उनकी लिस्ट है। मोदी सरकार को न सवाल सुनने पसंद हैं और न वो जवाब देने की कोई नीयत रखती है, आप सब देख ही रहे हैं। और इसीलिए हर सत्र में मुखरता से सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों का निलंबन होता ही रहा है। और इस बार तो एक दो नहीं बल्कि 92 सांसदों को इस शीतकालीन सत्र में सदन से निलंबित कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए। जाहिर है कि मोदी सरकार को 2024 में अपनी सत्ता जाने का डर दिख रहा है। आपको बता दूं कि कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक इसी दिल्ली में होनी है और बीजेपी ने सोचा नहीं था कि उसके खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा बन पाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और तमाम मतभेदों के बावजूद सारे दल एक साथ हैं और शायद इसीलिए अब बीजेपी अपना पूरा जोर संसद को विपक्ष रहित करने में दिखा रही है। आइए जरा सबसे पहले देख लेते हैं, सुन लेते हैं लोकसभा में जब सांसदों को निलंबित किया जा रहा था तो आसंदी पर विराजमान थे राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र अग्रवाल जी जब नाम ले रहे थे, किनका नाम उन्होंने लिया, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री थिरू दयानिधि मारन, डॉक्टर के जयकुमार, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर, श्री जे सेल्वम, श्री सीएन अन्नादुराई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति, श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री एंटो एंटोनी, श्री एस एस पलानीमानिक्कम, श्री अब्दुल खलीक, श्री तिरुवुक्करसर, श्री विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस रामलिंगम, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री टी आर बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। तो नेमिंग कर रहे थे, नाम ले रहे थे इन तमाम 33 सदस्यों का जिनको निलंबित कर दिया गया है लोकसभा से। इसके बाद अब जरा राज्यसभा में भी सभापति महोदय को आप सुन लीजिए, जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं। वहां भी 2 सूची जारी होती है, पहली सूची उसमें जरा नाम सुन लीजिए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक कदम किस हिसाब से? लोकतंत्र की मजबूती के हिसाब से या लोकतंत्र की कमजोरी के हिसाब से, ये आपको सोचना है। लेकिन यहां पहले सुन लेते हैं जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति महोदय हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, किनका नाम ले रहे हैं यहां पे। श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री डॉक्टर अमीर याजनिक, श्री नारायण भाई जय रसवा, श्री सैयद नासिर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्री शक्ति सिंह गोयल, श्री केसी वेणुगोपाल, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री इमरान प्रताप गढ़ी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री सुखेंदु शेखर रे, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु हुसैन, श्रीमती मोहसन नूर, श्री प्रकाश सिंह बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एनआर इलांगो, डॉक्टर
काजी मोजी एडमिन सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर वी शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती महबूबा माजी, श्री जोश के मनी, श्री अजीत कुमार बोस बी सस्पेंडेड from the service of the council for the remainder of this session, 262nd session, under Rule 256 of the Rules of Procedure. तो सुन लिया आपने, इस प्रकार इस सत्र में 92 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया है। और इस सत्र में निलंबित हुए इन तमाम ये जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के ही हैं दोस्तों। मोदी सरकार ने इन्हें बाहर कर अपनी मर्जी के विधेयक पारित कराने का रास्ता तो बना लिया है। और इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बाद जो कुछ लिखा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। एक्स पर यानी ट्विटर पर उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बाद जो कुछ लिखा देखिए आपके सामने रख रहा हूं कि 13 दिसंबर 2023 को संसद पर एक हमला हुआ। आज फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। तानाशाही मोदी सरकार द्वारा अभी तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। हमारी 2 सरल और सहज मांगे हैं। पहली मांग जो है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। और दूसरी मांग, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन भारत की संसद जो देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, यहां भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है। विपक्ष रहित संसद में मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना किसी चर्चा, बहस या असहमति से बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है। यह कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके बाद राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा, आप जानते हैं कि प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मनोज कुमार झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि ये भी निलंबित किए जा चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज कुमार झा, जरा सुन लेते हैं उनको भी, सुनिए। देखिए, बल्कि यूं कहूं कि आज का दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दें तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे। और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है। मेरे समक्ष ये किताब रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पुराने संसद को देख लें, प्रतिरोध के किस प्रकार के तरीके होते थे। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, सबसे बड़े लोगों से सवाल पूछना जा रहे हैं, और उनको ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। ढक नहीं पाओगे। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। सबको सन्मति दे भगवान। तो सुन रहे थे आप, मनोज झा कह रहे हैं सबको सन्मति दे भगवान। तो निलंबन की सख्ती के बावजूद विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, और विपक्ष के ये तेवर बता रहे हैं दोस्तों कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। एक बार बीजेपी का रथ, आपको याद होगा, बिहार में रोकने वाले लालू प्रसाद यादव ने आज फिर हुंकार भरते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी लोग आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, इसका उज्जवल भविष्य है। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाएगा, हम लोग जीतेंगे, हम सब लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहा है लालू जी ने, और भी कुछ जरा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम, इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन
इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। एकजुट हैं, एकताबद्ध हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव आखिर किस ताकत से, किस बल पे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, यह समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इंडिया की चौथी बैठक से पहले मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान होने लगा है। आइए, उससे पहले लेकिन सदन के अंदर जो कुछ हुआ आप देख चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 92 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर निकाल फेंकना छोटी मोटी घटना नहीं है। और एक खबर और भी आपने सुनी होगी कि पिछले 5 साल में, या कहें तो आजाद भारत की या संसदीय प्रणाली में अभी तक सबसे ज्यादा 14 से लेकर अभी तक, और खासकर इन 5 वर्षों में, 14 छोड़ दीजिए, 2014 की बात नहीं, 2019 से लेकर 2023 के बीच सबसे ज्यादा बार सदन से निलंबन की प्रक्रिया हुई है, 71 बार। और आज 3 और आज का 2 रख लीजिए तो 72, 73 बार, 73 टाइम्स। छोटी मोटी घटना नहीं कही जा सकती है। क्या यह लोकतंत्र के ऊपर हमला है या कुछ और है? लेकिन इन सब के बीच उधर इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में क्या इन तमाम मसलों पर चर्चा नहीं होगी, या उन मसलों पर चर्चा से पहले सरकार परेशान है, हैरान है कि ये जो हुंकार इधर से भरी जा रही है विपक्ष की तरफ से, उससे कैसे निपटा जाए? क्या ये आवाज दूर तक जा रही है, जन जन तक, गांव गांव तक पहुंच रही है विपक्ष की आवाज? ये तमाम बातें इस चर्चा में हम लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में खुद की कमजोरी दिखा रहे हैं पीएम मोदी, अमित शाह? क्या विपक्ष ने बना ली है बढ़त, जो हम लिख भी रहे हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जिगर दोषी जी हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। जिगर दोषी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। तो आप तमाम साथी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। सीधा प्रेम कुमार जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। जो कुछ हुआ सदन के अंदर और जो कुछ बाहर होने जा रहा है या अभी तक जो होता आया है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, किस ढंग से देख रहे हैं? क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? राजीव जी, ये सरकार सवाल सुनना नहीं चाहती, सवाल लेने की इसकी तासीर नहीं है। तो सत्ता में नरेंद्र मोदी जी पत्रकारों से सवाल नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनोलॉग बोलते हैं, और अब सदन में भी सरकार सवाल लेना नहीं चाहती है। तो ये गंभीर प्रश्न है, ये काला दिन है कि इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में संसद से बाहर हुए हैं, सांसद निलंबित हुए हैं। और संसद का चलना वास्तव में जो सत्ताधारी दल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। संसद से किसी का निलंबन, अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी की को याद करें तो वो कहा करते थे, जब वो कैश वाला मामला हुआ था और कुछ लोगों को सदन से निष्कासित किया गया था, सदन की सदस्यता चली गई थी, तो कहा गया था कि हत्या के समान होता है। तो ये लगभग हत्या के ही समान है, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, सत्र का ये खत्म हो रहा है, पूरे सत्र के लिए निकाल देना, तो ये हत्या के समान ये कार्रवाई की गई है। और मूल बात है कि इस सबसे अंतिम शस्त्र के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है, निष्कासन, निलंबन, उससे पहले ऐसे कौन से प्रयास किए गए कि सदन सुचारू रूप से चले? और इसकी जो मूल बात जो ये है कि जिस सवाल को देश पूछ रहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, उस सवाल का उत्तर सरकार नहीं दे रही है। और उस बारे में सदन में न बोल करके गृह मंत्री टीवी चैनल में बोल रहे हैं। तो इस सदन की मर्यादा तो कहीं रख ही नहीं रहे। सदन, ये कभी परंपरा ही नहीं रही कि सदन से बाहर गृह मंत्री बोले। आमतौर पर पत्रकार पूछते भी हैं तो वो यही कहते हैं कि सदन चल रहा है इसलिए हम बोल नहीं सकते, सदन में बोलेंगे, ज्यादा बोल नहीं सकते। यही हम सुनते आए हैं आज तक मंत्रियों से। लेकिन आज गृह मंत्री
सदन में न बोल जवाब दे करके टीवी चैनल में जवाब दे रहे हैं। क्या टीवी चैनल में जवाब देने से देश चलेगा कि सदन में जवाब देने से देश चलेगा? सरकार अगर टीवी चैनल से चलाना है तो सदन को बंद कर दीजिए, चलाइए टीवी चैनल से सरकार। तो ये कैसी परंपरा बना रही। और उस पर अगर कोई सवाल उठाना चाहता है तो आप सवाल सुनने को तैयार नहीं है, सवाल सुनेंगे नहीं और जवाब देंगे नहीं और जैसे मन है वैसे चलाएंगे, तो ये डेमोक्रेसी है कहां? ये सब क्यों हो रहा है? ये मैं मानता हूं कि ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी को पता है कि अब तक उन्होंने जो भी चुनाव जीतने के तरीके को आजमाया है वो तरीका अब आगे चलने नहीं देगा विपक्ष। उन तरीकों की काट लेकर बैठ रहा है विपक्ष। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बैठक कर रहा है उसके ठीक पहले ये घटना जो हो रही है बीजेपी का मकसद चाहे जो हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने वाले एक्शंस हैं। जितना जुल्म करोगे आप अपने आप को बेनकाब कर रहे हो और जनता उतनी ही इंडिया गठबंधन के पीछे लामबंद होगी, ऐसा मुझे लगता है। और एक और बात ये, जैसे ये मान लिया जाता है कि भाई ये सरकार तो बहुत ज्यादा बहुमत वाली सरकार है, अब तो 3 विधानसभा चुनाव भी जीत गई, अब तो ये दोबारा इस सरकार की वापसी होगी और किसी को बोलने नहीं देंगे, तो इसके भी समर्थन में पूरा मीडिया खड़ा हो जाता है कि ये सरकार तो फिर से आने वाली है। अभी इस जितना जुल्म करे, जितना दमन करे, मीडिया का बड़ा सेक्शन जो है उसके पक्ष में खड़ा है कि ये जुल्म दमन भी सही है, भाई वो जवाब नहीं देंगे, ये उनका अधिकार है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछे ये विपक्ष का अधिकार नहीं है। इस तरीके से मीडिया इन चीजों को पेश कर रहा है। उसके बाद सुरक्षा में सेंध का सवाल है, तो सुरक्षा में सेंध पर विपक्ष क्यों नहीं पूछेगा कि जिस सांसद के पास दिए जाने पर यह घटना घटी उससे आज तक कोई पूछताछ नहीं, कोई सवाल नहीं, और जिन नौजवानों ने घटना को अंजाम दिया उसको आप यूएपी और तमाम धाराएं लगा चुके हैं। आपको कानून अपना काम करे, ये बात सही है, लेकिन संसद अपना काम करेगा कि नहीं? एक स्पीकर क्या कर रहे हैं? उनके सांसद पास देकर के किसी को एंट्री करा रहे हैं और सुरक्षा में सेंध लग रही है और स्पीकर अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। भाई पहले भी घटना घटी है, बीजेपी के लोग उदाहरण देते हैं कि किसी समय एक व्यक्ति घुस आए थे तो स्पीकर ने फैसला लिया था। अगर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए था तो लेना चाहिए था, स्पीकर को तुरंत उस बीजेपी के एमपी पर एक्शन लेना चाहिए था। बाकी मामले जो कानूनी रूप में दिख रहे हैं, जो अंदर कूदे हैं, वो कानून देख रहा है और उस पर मुकम्मल जवाब लेकर आना चाहिए था कि ये घटना क्यों घटी। सवाल तो ये घटना घटी क्यों? सुरक्षा में सेंध हुई, कानूनी पक्ष एक अलग है, इसका राजनीतिक पक्ष भी तो है। राजनीतिक पक्ष कौन बोलेगा? सत्ता बोलने को तैयार नहीं है। तो ये इतने गंभीर सवाल को इतनी सेंसिटिविटी के साथ में विपक्ष लेकर आया है और सरकार उतनी ही इनसेंसिटिव होकर के इसका जवाब दे रही है, तो इसका निश्चित रूप से ओनस सब जनता पर आ जाता है। बीच में कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में कुछ बचता नहीं है। देखिए कल बैठक है, चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और उससे पहले आज जो कुछ हुआ सदन के अंदर, ये अपने आप में सरकार की तरफ से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं क्या एक डर है, एक भय है जिसको दर्शाता है 92 सांसदों का निलंबन, सदन के बाहर कर देना पूरे सत्र से। और लोकसभा की जो ये कार्यवाही चल रही है, ये मान के चलिए कि पूर्णकालिक कार्यवाही ये तो आखिरी है, क्योंकि इस लोकसभा में, क्योंकि इसके बाद चुनाव में जाना है और उससे पहले जो बजट होगा वो अनुपूरक बजट आएगा। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाता है, हो सकता है उस वक्त चुनाव की घोषणा भी हो जाए। तो ये तमाम बातें आप सब जानते ही हैं, लेकिन 92 सांसदों को बाहर निकालना क्या एक डर है? क्या इंडिया गठबंधन के डर से पहले बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, भूल कर दी है? हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं कि सुनील जी, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हुआ, इसकी खूब चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।
उस लिहाज से क्या ये विपक्ष की बैठक से पहले विपक्ष के लिए, और जो हम लिख रहे हैं विपक्ष ने बना ली बढ़त, क्या एक बढ़त बनाने के स्वरूप देखा जाए या एक डर के रूप में देखा जाए, एक गलती के रूप में? डर और गलती जो है ये दोनों बीजेपी के लिए कह रहा हूं, बढ़त कह रहा हूं विपक्ष के लिए, और किस हिसाब से देखा जाए? और सबसे बड़ी बात, इन तीनों शब्दों को बाहर निकाल दें तो लोकतंत्र के हिसाब से क्या कुछ देखते हैं इसको? क्या ये ठीक है, उचित है? धन्यवाद राजीव जी। नहीं, इस घटना को लोकतंत्र के लिए उचित तो कदापि नहीं संज्ञा दी जा सकती। ये केवल सांसदों माने 90 से अधिक लोगों माने व्यक्तियों का निलंबन नहीं है। यह 10 लाख, एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व है। बड़ी संख्या में लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का संसद से प्रतिनिधित्व समाप्त कर देना, कैसे इसके पक्ष में खड़ा हो सकता है? अब कोई भी इस कार्रवाई के पक्ष में कोई तर्क कैसे दे सकता है? संसद में जो स्पीकर हैं, सभापति हैं, वह विपक्ष के संरक्षक हैं, वो सत्तारूढ़ दल के संरक्षक नहीं है। सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछने के लिए हैं। वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए वो पैरोकार हैं उनके। अगर संसद की मर्यादाओं, उसकी परंपराओं, नियमों के प्रतिकूल कोई काम होता है तो उसका सवाल पैदा करने के लिए सभापति होते हैं, चेयर पर बैठे हुए लोग। अगर विपक्ष यह कह रहा है कि संसद के बाहर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, उनको संसद के भीतर बयान देना चाहिए, तो इसका संज्ञान लेने की जिम्मेदारी सभापति की है। सभापति का दायित्व केवल सदन के संचालन तक सीमित नहीं है। अगर सदन की गरिमा को बनाए रखना और विपक्ष को संरक्षण देना, यह अपेक्षा की जाती है। सदन को चलाते रहने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार से सवाल पूछने, सरकार से पूछे जाने वाले सवालों को जवाब देने के लिए सरकार को बाध्य करने की जिम्मेदारी सभापति की है। लोकतांत्रिक परंपरा में, संसदीय परंपरा में सभापति के सामने बहुत सारे उसके पास अधिकार होते हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं होती जनता की। आज ये जो कार्रवाई हुई है, ये तो एक तरह से आम लोगों को यह चेतावनी भी दी है कि आप अगर गैर भाजपा उम्मीदवार को आप जिता के भेज भी देंगे तब उनको बैठने नहीं देंगे। इस तरह का ये संदेश है कि अगर विपक्ष का उम्मीदवार चुन करके भी आ जाएगा तो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएगा। इसको आम लोगों को भी इस चेतावनी को महसूस करना चाहिए कि किस तरह की कार्रवाई है और इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक संदेश क्या है। सरकारें बहुत ताकतवर रही हैं, सरकारों को कमजोर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी ताकत भी नहीं होनी चाहिए कि आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भुला बैठे। ये इस तरह की कार्रवाई से सरकार की ताकत भी बढ़ती नहीं है, साख भी नहीं बढ़ती है। सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है कि इस तरह की सरकार चुनी जाए, या इस तरह की सरकार न चुन ली जाए जो किसी नियम, कानून, परंपरा की परवाह तक न करे। आखिर अगर आप विपक्ष के सांसदों को नहीं रहने देंगे तो किस बात के लिए कार्रवाई चला रहे हैं आप? किस बात के लिए संसद की बैठक हो रही है? क्योंकि अगर विपक्ष संसद मौजूद नहीं रहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर करके आप विमर्श की भी अनुमति नहीं देना चाहते, किसी बहस की अनुमति नहीं देना चाहते आप। तो क्या बिना बहस के संसद की कार्रवाई वाजिब है, तर्कसंगत है, स्वीकार्य है, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की कोशिश है? इस जो भी कुछ भी आज सरकार ने किया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग कभी इसके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। मेरा अपना मानना है कि इस कार्रवाई से विपक्ष को ही ताकत मिलेगी, माने विपक्ष की कमजोरी को देखने वाले लोगों को निराशा हाथ लगेगी। विपक्ष के लिए एक सीमेंटिंग फोर्स होगा ये कि अगर आप अलग अलग रहेंगे तो क्या स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है। यह एक ऐसा कारक बनेगा जिससे कि अगर किसी के मन में अपनी ताकत या अपने राजनीतिक कौशल को लेकर के बहुत गुमान भी होगा तो उसको लगेगा कि सरकार किस सीमा तक जा सकती है। ये एक बड़ा उत्प्रेरक तत्व होगा लोगों को और नजदीक लाने के लिए। हालांकि पहले से भी मेरे मन में कभी यह विश्वास नहीं रहा कि विपक्ष के लोग एक साथ नहीं आएंगे। मैं मान के चलता हूं कि विपक्ष के लोग एक साथ आएंगे और एक साथ आना उनकी राजनीतिक आवश्यकता है। मैं मजबूरी की संज्ञा इसको नहीं देता। आज इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए विपक्ष का एक साथ आना एक आवश्यकता, एक राजनीतिक आवश्यकता है इस देश में। और मुझे भी ये भी लगता है कि जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं वो इस आवश्यकता को महसूस भी करते हैं। जी, मैं आम आदमी पार्टी को लेकर के मेरे मन में शुरू से संदेह रहा है और आज भी संदेह है
मैं आज आम आदमी पार्टी को विपक्षी समूह के बीच में एक अविश्वसनीय सहयोगी मानता हूं। बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का मतदाता मुझे भी यह लगता है कि वह किसी के माध्यम से कैसे बीजेपी के पास नहीं जाएगा, वो अपने आप स्वतः सीधे बीजेपी के पास चला जाएगा। अगर विपक्षी दलों को बीजेपी का मुकाबला करना है, जो दिखाई ही पड़ रहा है, तो वह एकता बन के रहेगी जी। अगर छोटे मोटे लोगों के मन में अगर कोई किसी तरह के मतभेद भी हैं, तो मुझे लगता है कि उसका समाधान लोग कर लेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो पूरे के पूरे विपक्ष के लिए आत्मघाती होगा ये, क्योंकि आज ये स्थिति है कि आप गैर भाजपा मतदाताओं में बिखराव को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अपना त्याग करके भी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का मतदाता एकदम उसके साथ प्रतिबद्ध है, वो हटने वाला नहीं है। लेकिन उनकी संख्या गैर बीजेपी मतदाताओं से ज्यादा नहीं है। गैर बीजेपी मतदाताओं को एक साथ लाने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को गैर भाजपा जो दल है वो महसूस भी करते हैं। उनके सामने भी स्थिति है, बीजेपी ने किसी भी क्षेत्रीय दल को छोड़ा नहीं है जहां उसने टूट फूट न की हो, उन्हें बिखराव न पैदा कर दिया। बीजेपी के सशक्त होने का मतलब इन राजनीतिक दलों को भी पता है, और मुझे ये लगता है कि जो गैर भाजपाई राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके मन में ये वैचारिक स्तर पर उनके मन में यह है कि हमको एकताबद्ध करके बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी है। मेरा अपना मानना है कि महुआ मोइत्रा का संसद से पूरी तरह से उनके सदस्यता का समाप्त किया जाना, और आज और कल 2 दिनों के दौरान या पिछले शुक्रवार के दौरान संसद से बड़ी संख्या में सदस्यों का निलंबन, ये 2 तात्कालिक ऐसे कारण होंगे जिससे विपक्षी एकता को और ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इन 92 सांसदों को 92 सांसदों को बाहर निकालने का कारण क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि 13 दिसंबर को जब 2001 वाली बरसी थी, यानी 2001 में संसद के ऊपर जो हमला हुआ था, 13 दिसंबर को उसकी बरसी आती है, और उसी दिन सदन के अंदर दो युवा जो हैं वो घुस आते हैं। दर्शक दीर्घा से कूद जाते हैं, कूद पड़ते हैं वो जहां सदन के सदस्य बैठते हैं, वहां लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी उस वक्त। लेकिन ये आते इसलिए हैं क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा, मणिपुर पर सरकार का टालमटोल जो रवैया रहा है, वो इन तमाम मसलों पर ध्यान आकर्षण के लिए। और बाहर भी 2 लोग रहते हैं। कुल मिलाकर 7 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाया था। सभी जितने 7 आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। छानबीन जांच जो भी है वो चल रही है। लेकिन इसी पर चर्चा के लिए सदन में विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर के और बोल रहे थे कि गृह मंत्री आए और सदन में इस पर अपनी बात रखें, तख्तियां लेकर आए, अपने विरोध का अपना जो भी तरीका है वो लेकर आए। वो करने की कोशिश हुई, लेकिन 92 सांसद, पहले 14 और अब आज, तो ये टोटल 92 सांसदों को बाहर निकाल देना लोकतंत्र के लिए क्या ये जायज है? लोकतंत्र क्या इससे कमजोर होगा या मजबूत होगा? कार्रवाई कर देने मात्र से क्या आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती दे सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे पक्ष को देखिए तो वहां विपक्ष है, और विपक्ष जो निकाला गया है उसकी बैठक है। एक बात और भी है कि ये 92 के 92 जो हैं विधायक सांसद, ये सब इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो इसमें नहीं है, शामिल नहीं है। क्या जानबूझकर इंडिया गठबंधन के ऊपर ये वार हुआ है? ये सवाल भी है। आना चाहता हूं जिगर दोषी साहब आपके पास, कैसे देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे इन 92 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। एक संसदीय प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए निकाला गया, चलिए उसको एक जगह रख देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब हम इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो क्या यहां से उनकी मजबूती के कोई तार आपको दिखाई देते हैं? क्या यहां से कुछ उनके पक्ष में माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है? क्या यहां से एक नया जोश उभरता हुआ दिखाई देता है इस गठबंधन में? जबकि कल मीटिंग है 3 बजे, अभी से लगभग 20 घंटे और या 18 घंटे 12 घंटे बाद, उस हिसाब से, उस लिहाज से कैसे देखा जाए? बिल्कुल राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे में इनवाइट करने के लिए। और आप जो सफलता की सीमा है वो लांघ कर भी रहे, जनता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे, एक सच्चे निष्पक्ष मीडिया के तौर पर काम कर रहे, उसके लिए आपको अनेकों बधाई, अनेकों शुभकामनाएं।
मुद्दे पर आता हूं जो आपने बताया। मेरी राय थोड़ी है, इसको साइकोलॉजिकल की तरफ से थोड़ा जानने की कोशिश हमेशा, और चूंकि मैं गुजरात से हूं तो मैंने की पॉलिटिक्स बहुत बरसों से देखी है। थोड़ा ये आइडिया है कि बीजेपी किस तरीके की पॉलिटिक्स करती है। आप देखिए कि हमेशा अगर विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र की हत्या हो गई, या आज काला दिवस है, या आज हाथ पर काली पट्टी बांधकर हम लोग यहाँ पे प्ले कार्ड लेके खड़े रहे हैं, उससे ज्यादा आगे क्या करेगा विपक्ष, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़े सवाल को अगर समझने की कोशिश करें तो ये हो चुका है। एक बात अभी डिबेट में निकल कर आई कि जितने विपक्षों को निलंबित किया गया वो 1-8 करोड़ लोग आसपास को उनका डिटेक्शन करते हैं। इसके पहले भी जो सीबीआई के जो भी सारे रेड वगैरह, वो भी इंडिया अलायंस जो गठबंधन घटक दल के ऊपर ज्यादातर होती है, 95% तक आसपास, उस टाइम भी क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन सब सवाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि क्या उस वक्त आज भी विपक्ष के जितने भी जिनको निलंबन किया गया, अगर वो 1-8 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं तो क्या उसमें से वो 10 लाख लोगों को लेकर अपने अपने तो यहाँ दिल्ली लाकर क्या कोई प्रदर्शन या कोई विरोध नहीं जता सकते? इस लेवल पर क्या वो जवाब नहीं दे सकते? जनता ये जानना चाह रही है कि आप प्ले कार्ड लेकर या एक ट्वीट करके क्यों निकल रहे हैं, और इसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है जनता में विश्वसनीय बनने के लिए नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात ये भी, जैसे आपने बताया और जो हेडलाइन भी है कि विपक्ष को मिलेगी बढ़त, मुझे लगा कि उसको अगर बिल्कुल हम ऑपोजिट तरीके से देख तो मोदी जी या बीजेपी विपक्ष मिले ऐसा कोई काम क्यों करेंगे? ये भी वाली बात है। वो कल उनकी इंडिया की जो बैठक है उसके बिल्कुल पहले इतना वर्णन करके विपक्ष को बढ़त मिले, उनके आक्रोश में सामने खुलकर आए और बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर साथ देना शुरू करे, ऐसा मोदी जी ऐसा प्रहार अपने ऊपर या अपनी इमेज पर क्यों करेंगे? ये भी एक सोचने, ये केवल मुझे इसमें इतना है कि जो बीजेपी हम तो ऐसा ही करेंगे, आप क्या करें? ये मूलभूत सवाल है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी हमेशा ही विपक्ष को इसी तरीके से इसी ट्रीट करती है और वो अपनी सत्ता और प्रदर्शन करती है। अब मुझे लगता है ये है वो विपक्ष के पाले में कांग्रेस और जो सारी जो पार्टीज है, अब उनके पाले में ये गेंद है कि उनको इसका जवाब कैसे देना है। तो केवल प्ले कार्ड लेकर संसद में जाकर अब देखकर वापिस आ जाएंगे या ट्विटर या कोई माध्यम से अपना जवाब देकर बैठ जाएंगे। मुझे लगता है कि उनके जो 1 करोड़ लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं उनके सारे अन्याय होगा, क्योंकि वो लोग भी जवाब जानना चाहते हैं कि संसद में चूक क्यों हुई, सुरक्षा में सेंध क्यों, अगर कोई युवा आके बेरोजगारी का सवाल उठा उस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही, और सरकार को सवाल पूछने के लिए अगर हमने आप सांसद के रूप में चुना है तो आप क्या केवल लेकर वहां पे वापिस क्यों आ रहे हो? ऐसे कई सारे तो जनता बिल्कुल पूछेगी, और जिसका देने के लिए विपक्ष को और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। एक चीज और भी है जो मैंने हमेशा बीजेपी जो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है वो देखा है, वो ये है कि जैसे इंडिया अलायंस की कल मीटिंग है, उसके पहले एक ऐसा मुद्दा तैयार करके मार्केट में या मीडिया में कि बिल्कुल सारा जो डिस्कशन है वो एक डाइवर्ट हो जाए। अलायंस की गठबंधन की ना कोई सुखबुगाहट, बातचीत ज्यादा ना हो, ना ही उसके कोई अलग अगर कोई नेताओं के स्टेटमेंट आते तो उस पर कोई बहस ज्यादा क्या होगी कि निलंबन हो। मेरे ख्याल से माइंड जो डाइवर्ट करती है बीजेपी अलग अलग मुद्दों में भी उनकी महारत है, वो भी इन्होंने इस बार वापिस से कर दिया। सवाल विपक्ष को सोचना है कि उनकी जो राज उसको बचाने के लिए और उसके अलावा साथ में जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए जिस तरीके से वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो कांग्रेस पर जाकर वो लड़ेंगे। अगर वो कहते हैं तो जैसा इसने बीच में कहा कि ये बेरोजगारी बहुत सारे इश्यूज है, इस वजह से ये युवाओं ने ऐसा अख्तियार किया, तो उन्हें ये कहना पड़ेगा कि कर्नाटक में हम लोगों ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर क्या काम किया है। मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर चले थे और आज कहां जानते हैं और किस तरीके से सत्ता उनके एक ही बिल्कुल आ गई है। उस तरीके से कांग्रेस में एक मॉडल दिखाना पड़ेगा, चाहे कर्नाटक मॉडल, चाहे तेलंगाना मॉडल हो, चाहे हिमाचल मॉडल हो। बिहार मॉडल एक आज की तारीख में अच्छे से जाने देखा, जैसे कोई भी जॉब या नौकरी की बात होती है, बिहार में आजकल नौकरी बाहर है, अलग अलग प्रकार की भर्ती है। जिगर दोषी जी, आपको रोकना चाहूंगा इसलिए क्योंकि आपकी आवाज कट के आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप रख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी तरफ से फोन आपके पास जरूर अभी जाएगा। जरा शायद जो आपने ईयरफोन लगाया है उसमें कुछ दिक्कत है, इसीलिए
मैं थोड़ा रोक रहा हूं आपको, दोबारा आऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप रख रहे हैं और इन बातों को अलग अलग मसलों को, जैसे कर्नाटक की बात आप कर रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर रहे हैं, इन मसलों को यहाँ रखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आप उस गुजरात से आते हैं जहाँ की चर्चा पूरे देश में होती रही है, उस लिहाज से भी आपकी बातें सुनना यहाँ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि आपसे बात करें, लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, कैसे आप देखते हैं जो घटनाक्रम है आज का सदन के अंदर का और उससे बाहर तैयारियां चल रही हैं इंडिया गठबंधन की, और ज़बरदस्त तैयारियां हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस बीच खबर यह आ रही है कि अंदर खाने बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग से लेकर बहुत कुछ ऑलरेडी इस पर एक मत जो होना चाहिए था वो सब कुछ करके अब कल फाइनल मीटिंग इनकी होनी है, क्योंकि सब कमेटियां बन गई थी और सब कमेटियां, जहां तक खबर है, सब कमेटियां अपना काम कर रही थीं और उसके बाद अब इसके बाद एक्शन प्लान होगा। यहां और आज के घटनाक्रम को, एकजुट विपक्ष को कैसे देखा जाए और 2024 के इलेक्शन को कैसे देखा जाए? आपने 5 राज्यों के इलेक्शन को भी देखा और उस मध्य प्रदेश में देखा जहां लगातार चर्चा यही हो रही थी कि बीजेपी की बड़ी हार होने वाली है, लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ कैसे देखा जाए। हम बातें तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि धरातल पे कुछ और होती हैं। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी राजीव जी, मुझे लगता है कि ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि एक सांसद 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता। मैं समझता हूं कि एक कोई भी सांसद हो, वो इस देश के 142 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, क्योंकि संसद में एक सदस्य को वही अधिकार है जो प्रधानमंत्री को है, जो किसी कैबिनेट मंत्री को है। तो सदन में सब बराबर हैं और ऐसा कोई नियम नहीं कि इंदौर का सांसद इंदौर की ही बात करेगा या मुंबई का सांसद मुंबई की ही बात उठाएगा। तो हम ये सभी सांसद इस देश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका सदन के भीतर उनका महत्व प्रधानमंत्री से कम नहीं है या किसी भी मंत्री से कम नहीं, सब बराबर है क्योंकि सभी सदस्य हैं। तो एक तो बात ये, दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक इस देश में रहे। उन 17 साल में केवल एक बार एक लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के सांसद का निलंबन हुआ। और इन सांसदों के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो हो हल्ला मचाने के बहुत आदी थे, लेकिन किसी भी सांसद का निलंबन पूरे सत्र के लिए नहीं होता था, नहीं हुआ। केवल उस सप्ताह के जो बचे हुए दिन थे उसी के लिए निलंबित हुए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कि इस देश में इतनी महान परंपराएं नेहरू ने रखी, वहां सांसदों का निलंबन इतनी आसान चीज मान लिया गया। और सवाल ये कि सांसदों ने किस बात पर हल्ला मचाया था या किस बात की मांग की। उन्होंने कोई अडानी या अंबानी या मोदी या शाह पर निजी हमला नहीं किया था, संसद की सुरक्षा के मामले में बात की। और ये अमित शाह जो भी गृह मंत्री हो, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि सदन को बताए कि ये घटना कैसे हुई, उसके पीछे कौन दोषी है। मुझे लगता था कि जिस सांसद के दस्तखत से या जिसकी सिफारिश पे वे लोग संसद में घुसे और हुड़दंग किया, उस सांसद से कोई सवाल नहीं, उस सांसद का निलंबन नहीं किया गया। ये बड़ा अचरज की बात है। एक अगर अतीत देखो तो राज्यसभा में केवल एक बार नेहरू के वक्त में एक सांसद को निलंबित किया गया था, जिनका नाम है गोरे मोहरानी। 3 सितंबर 1962 को उन्हें निलंबित किया गया था। और ऐसे ही हुकमचंद चकवाई को 13 अप्रैल 1963 को निलंबित किया गया था। 2 घटनाएं थी। हुकमचंद जी मध्य प्रदेश से सांसद थे और नेहरू के कार्यकाल में इनका निलंबन हुआ। यानी संसद एक ऐसी चीज जहां सांसद को हर बात किसी भी तरीके से कहने का अधिकार है। संसद वो चीज है जहां पे सदन में अगर सांसद नहीं आता, अपनी बात नहीं कहता, सदन का बहिर्गमन करता है, तो वो भी उसकी एक्टिविटी है। आप ये नहीं कह सकते कि सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन कर दिया, सदन छोड़ के चले गए।
वो जिम्मेदारी है। अगर उन्हें लगता है कि सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, देश की बात नहीं हो रही है, ऐसे लोकतंत्र की हमारी परंपराएं हैं। लेकिन सदस्यों को जो संसद में ये मांग करे कि लोकसभा में, संसद भवन में घुस आए दोषियों या जो भी लड़के रहे होंगे उनके ऊपर वो कैसे घुसे। आज तो ये भारत देश के ही सामान्य नागरिक थे, कल को अगर कोई पाकिस्तान के या किसी और देश के आतंकी घुस आए सदन में, तब भी क्या गृह मंत्री ऐसे ही मुंह छुपाएंगे? तब भी क्या सवाल पूछने वालों को ऐसे निलंबित किया जाएगा? सवाल केवल संसद की सुरक्षा का नहीं है, सवाल इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा का है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन सदस्यों को निलंबित किया गया वे सबसे मुखर सदस्य हैं, और अगर उनकी बात सुनी जाती, उन्हें उनकी बात कहने का अवसर दिया जाता और गृह मंत्री उसका जवाब देते, तो इस देश में कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, इस देश के लोकतंत्र को क्या हो जाता, कौन सा आघात लग जाता, या बीजेपी को आघात लग जाता। उन्होंने कोई निजी सवाल तो पूछा नहीं था, या उससे अडानी के शेयर के दाम कम हो जाते, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मुझे लगता है कि एक एक सांसद इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इतने बड़े, सबसे बड़े सदन का सदस्य होना, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी सदन के सदस्य की महत्ता सदन के भीतर, सदन के बाहर तो ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, सचिवालय है, मंत्रालय है, लेकिन सदन के भीतर तो सभी सदस्य हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है, और मुझे लगता है कि कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इस निलंबन से, इसके बारे में बड़ी जबरदस्त बात खड़गे साहब ने ट्वीट में लिखी है। सदन में 2 बार हमले हुए, एक बार तो वो धुआं उड़ाने वाले लड़कों ने हमला किया, और दूसरी बार सदन में ही सभापति ने और स्पीकर ने हमला किया। तो दोनों ही मामलों में लोकतंत्र की मर्यादा गिरी है, और देश में लोकतंत्र खंडित होने जा रहा है इस तरह की वारदातों से। उसे किसी भी तरह रोका जाना चाहिए। मुझे लगता था कि सदन के वरिष्ठ नेताओं की राय ली जानी चाहिए थी, अध्यक्ष को और सभापति को ऐसे निर्णय नहीं सुनाए जाने थे, उनकी बातें सुनी जाती और गृह मंत्री को निर्देशित करते सभापति या स्पीकर कि आप सदन में आए, और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि सदन में सदस्यों के सवालों के जवाब दें, क्योंकि गृह मंत्री को उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा तो किससे माना जाएगा? राजीव रंजन को जिम्मेदार माना नहीं जा सकता, या मुझे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, अवनेंद्र जी को। तो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी बात कहना नहीं चाहता, जिम्मेदारी से बचना चाहता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। राजीव जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिम्मेदारी आखिर ले तो कौन ले? और अगर पूछा जा रहा है, अगर जवाब मांगा जा रहा है कि आइए गृह मंत्री जी और बताइए कि क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, और इस पर चर्चा करें, तो आप क्यों निकाल बाहर कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आना चाहता हूं, जिगर दोषी जी अपनी बात रख रहे थे, जरा उनकी आवाज़ कट रही थी इसलिए उनको रोका था। जिगर दोषी जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, अब मेरी आवाज आ रही है सही से? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। बस मैं वही कह रहा था राजीव जी कि ये जो सारी बातें हैं कि जैसे ये घटना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, हम समझ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए और लोकशाही के लिए भी हानिकारक है, लेकिन इससे आगे क्या? मेरे ख्याल से विपक्षी दलों को ये ना होगा, वो अपनी पुरानी लेगेसी में बैठकर अगर सोचते रहेंगे कि नहीं हमने ये किया था, हमने वो किया था, या फिर नेहरू जी के समय में ये था, इंदिरा जी के समय में ये था, तो मेरे ख्याल से ये केवल बातें रह जाएगी। अगर आप 1 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको उनको जवाब देना होगा, आपको उनको न्याय भी देना होगा। और एक बात देखिए, जितनी भी डिजिटल न्यूज चैनल्स है उसमें मैक्सिमम जो डिस्कशन या डिबेट्स होती है, आप तो नंबर 1 पे चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उस हर जगह पर जो बात होती है वो सरकार को आईना दिखाने की ही बात होती है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप आती है। वो क्यों आती है? उसका कारण है कि लोग सुनना चाहते हैं, लोगों को पता है कि वो तकलीफ में है, बेरोजगारी से, महंगाई से, इसी वजह से लोग सुनना चाहते हैं, मुखर होना चाहते हैं। लेकिन जनता कभी विद्रोह नहीं करती, जनता कभी रास्ते पे नहीं आएगी, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। उसके लिए नेताओं को उनका नेता बनकर आगे आना होगा। आज की तारीख में अगर इंडिया अलायंस गठबंधन केवल गुरु बनकर अलग अलग भाषण देगा या ज्ञान देगा तो वो नहीं बनेगा, उन्हें हीरो बनना पड़ेगा, और उनको जनता का हीरो बन के काम करना पड़ेगा, तब जाके जनता का उसमें विश्वास बैठेगा। अगर राहुल जी बेरोजगारी की बात करते हैं
तो मेरे ख्याल से आज अगर मैं कांग्रेस के लिए कुछ बोलूंगा बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें उनको अपना काम सुधारने की बात है कि आप कर्नाटक में ऐसा मॉडल खड़ा कीजिए कि जहां पर बेरोजगारी की कोई बात ही ना हो और आप उसको प्रस्तुत कीजिए, तभी जाके जनता को भरोसा होगा। केवल मैनिफेस्टो के सहारे कोई भी विपक्षी पार्टी हो या सत्तारूढ़ नहीं जीत सकती, क्योंकि आजकल मैनिफेस्टो में तो होड़ लगी है, हर पार्टी बिल्कुल कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति गरीब को, मध्यम वर्ग को, किसान को सब कुछ देने को तैयार है, बदले में सिर्फ वोट मांगता है। तो हर एक पार्टी के सामने एक ही चीज है कि हमें किसी भी तरीके से आप सत्ता पे काबिज कर दो और उसके बाद हम देश का जो पूरा अर्थतंत्र है उसके ऊपर काबिज हो जाएंगे और हमारी पकड़ बैठ जाएगी। यही एक ही ये लक्ष्य है। तो मेरे ख्याल से इससे बाहर होकर अगर लोकतंत्र के लिए, देश के लिए विपक्षी दलों को सोचना है तो उनको बहुत बड़ी रणनीति के साथ, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ सोचना पड़ेगा और उनको ये भी मैच करना पड़ेगा कि सामने भाजपा किस लेवल की रणनीति, किस लेवल की राजनीति करके चल रही है, आने वाले 10 साल, 15 साल, 25 साल का सोचकर चल रही है, तो उनको उसको मैच करना पड़ेगा। आपको हर रोज प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे, संगठन को जागृत करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। बिहार मॉडल एक आज की तारीख में, जैसे मैं बात कर रहा था, वो चल रहा है कि वहां पे बहुत सारी नौकरियां, भर्ती वगैरह चलती है, तो एक बात कहीं ना कहीं देश में उठकर भाई बिहार में नौकरी मिल रही है, युवाओं को, महिलाओं को, सभी के लिए कोई ना कोई काम मिल रहा है, ऐसी बात आपको जगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए कि इनके अंदर जितनी भी पार्टियां है घटक दल की, उसमें शायद कोई ना कोई पार्टी ऐसी जरूर निकलेगी, मैं सिर्फ नाम लेना यहाँ नहीं चाहता, पर जो आगे जाके उनके लिए कोई ना कोई दिक्कत खड़ा करेगी। उसके साथ निपटने के लिए इंडिया अलायंस के अंदर क्या क्या रणनीति है वो भी उनको आज से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम केवल इतना सोचे कि आने वाला 3 महीने या 4 महीने के समय में इनको ये सब करना है, तो बहुत लंबी लड़ाई है और हर रोज, हर रात दिन 24 घंटे इनको लड़ना पड़ेगा। और एक आशंका ऐसी है कि अगर ये प्रीपोन हो गया इलेक्शन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन ही ऐलान हो गया कि फरवरी एंड में, फरवरी के अंत में ही इलेक्शन हो जाएगा, तो कितना समय बचा इंडिया अलायंस के बाद? बिल्कुल कम बचा है। तो ये सारी बातें उन्हें सोचनी पड़ेगी। केवल वो अपना एक, जिसे कहते हैं, एक अपना दुख व्यक्त करे सोशल मीडिया पे और सोचे कि नहीं पहले ये नहीं था, आज उनको समझना पड़ेगा। एक बिल्कुल लाइटर नोट में बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और फिर अपनी बात खत्म करूंगा। उन्हें समझना पड़ेगा पूरे विपक्ष को कि हम साथ साथ है वाला ये जमाना नहीं है, ये केजीएफ वाला जमाना है। तो उन्हें उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो 1995, 96 या 2000 के साल में अपने जो सुनहरे सपने वही देखते रह जाएंगे। रास्ते पर उतरकर अपनी जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं और मुखर होकर करेंगे, तब जाके ये होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुखर होकर जनता के बीच जाना होगा और काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, जनता को लुभाना होगा, अपने पक्ष में लाना होगा, ये सब कुछ देखना होगा। तभी आप जो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, जो आपको अभी सुनाया भी था, आप लोगों ने सुना कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकने वाली बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें कितना दम है, कितनी मजबूती के साथ आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये सब कुछ देखना होगा। बहुत सही विश्लेषण कर रहे हैं आप जिगर दोषी जी। और अब सीधा एक बार फिर से प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर आता हूं प्रमोद जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, यहां से अब जरा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ऐसे देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक इंडिया गठबंधन की चर्चा टेलीविजन चैनल्स पे होनी चाहिए। शायद वैसे ही हम मान के चलते हैं, हर टेलीविजन मतलब मीडिया के हर भाग में, हर धड़े में ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चौथी बैठक और तमाम जमावड़ा इधर उधर नहीं है, मुंबई या बेंगलुरु या पटना में नहीं है, बल्कि इस बार दिल्ली में है। और जहां मीडिया है ऑलरेडी पहले से मौजूद, सबके मुख्यालय यहीं दिल्ली, नोएडा में है, उस लिहाज से भी। लेकिन क्या आपको लगता है न्यूज़ को डाइवर्ट करने में, न्यूज़ हेडलाइंस बनाने में बीजेपी माहिर है? मुंबई में हम लोग जब इस बैठक को कवर कर रहे थे, तीसरी बैठक को, तो उसी बीच एक खबर आई थी और वो खबर चल रही थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्लानिंग हो रही है और उसके लिए एक कमेटी का गठन भी हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या कहा जाए, कल भी कुछ ऐसा ही देखने सुनने को मिलेगा प्रेम कुमार जी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक पटना से लेकर मुंबई तक हेडलाइंस को मैनेज करने में बीजेपी कामयाब रही है, और एक धड़ा ऐसा है जो मीडिया का, जो इसमें काफ़ी आगे रहता है। आप सिर्फ जुबान खोलिए, हम तो सारा सेंटेंस लिख के रख देंगे, वैसी स्थिति रहती है। कैसे देखते हैं आप? जी राजीव जी, देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट तो चला, लंबे समय तक चला, एक बार और कर लेने दीजिए ना हेडलाइन मैनेजमेंट। फोकस कहाँ होना चाहिए इंडिया गठबंधन का
कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को इस तरीके से अंजाम दे दिया जाए कि बहुत संक्षेप में बताऊं कि 234 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, जो 50% से ज्यादा उनको वोट मिले, लेकिन गैर बीजेपी दलों के पास भी 117 सीटें हैं जहां 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। और 2014 से तुलना करते हैं तो 2014 से अगर हम तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से ये पाते हैं कि पहले जो गैर बीजेपी दल है उसका जो 50% से ज्यादा जो सीटें आई हैं वो लगभग 80% की छलांग है, बीजेपी की तो 52-53% की छलांग है। ये बात साफ तौर पर दिखती है। तो यानी छलांग और परिवर्तन क्या आया है कि जब जब गठबंधन बनता है तभी 50% से ज्यादा की शेयरिंग हो पाती है, कि जब जब गठबंधन बनता है तभी 50% से ज्यादा की शेयर हो पाती, चाहे बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो, चाहे तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके और तमाम दलों का हो, चाहे और किसी भी स्टेट में आप देखें। तो गठबंधन अगर बन जाता है तो एक तो बीजेपी एनडीए के तौर पर कुनबा कमजोर हुआ है, दूसरी तरफ मैं थोड़ी बात जल्दी में खत्म करूंगा, लगातार कॉल आ रहे हैं जी। तो दूसरी तरफ गठबंधन कमजोर हुआ है, तो ऐसे में हुआ यह है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के पास पूरी संभावना है कि उस स्कोर को जो 117 सीटें हैं वो बढ़ा करके लगभग 250 सीटों तक ले जा सके, जहां कि उसको 50% से ज्यादा वोट मिले। 50% की को इसलिए मैं महत्व दे रहा हूं क्योंकि अब आमने सामने की लड़ाई है, कौन 50% वोट मार्जिन के साथ ज्यादा सीटें जीतेगा वही सत्ता के करीब होगा। ये वो लड़ाई अब बनती जा रही है। तो संक्षेप में यहीं पर बात खत्म करता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां हो रही हैं, और वो ये कि आखिर 50% वोट शेयर हासिल करने में क्या इंडिया गठबंधन सक्षम हो पाएगा, क्या इंडिया गठबंधन को 50% प्लस वोट मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। और तब जबकि 28 दल इंडिया गठबंधन के साथ साथ हैं और कल देखते हैं कि कुछ एक दल और शायद जुड़ जाएं, तो बहुत कुछ यहां होना बाकी है। आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं इंडिया गठबंधन की चर्चा तो लाजमी इसलिए भी है क्योंकि कल ही उनकी बैठक है, चौथी बैठक, और जैसा जिगर दोषी जी कह रहे थे कि अब आपको धरातल पर काम करके दिखाना होगा। आपके पास हिमाचल प्रदेश है, आपके पास तेलंगाना है, आपके पास कर्नाटक है, और इन तमाम राज्यों में आपने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों को धरातल पर लाना होगा। वहां जो आप काम कर रहे हैं उसको भी जन जन तक पहुंचाना होगा, खासकर दूसरे राज्यों में लेके जाना होगा कि हमने यहाँ ये सब किया है। और अगर उसको आप करते हैं, प्रमाण देते हैं, प्रूफ के साथ आप लेके जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तो आप पर भरोसा जनता का ज्यादा होगा, और आज की तारीख में इसकी जरूरत भी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष देख रहे हैं, विपक्ष के सामने जो मजबूत सत्तारूढ़ दल है वो किसी भी ढंग से सत्ता से दूर होना नहीं चाहता है, और उसका एक उदाहरण आपने आज देख लिया, 92 सांसदों का निलंबन। यहां अब इन दोनों की तुलना करना जरूरी है। प्रमोद अग्रवाल जी, जरा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं कि किसको कहां कितना मजबूत आप देख रहे हैं। सत्तारूढ़ दल, मैं पहले कह रहा हूं, मजबूत दल है, और मोदी जी कहते हैं कि तीसरा टर्म हमें दे दीजिए, हम हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको तीसरे नंबर पर ले आएंगे। फिर शायद उसके बाद वो कहेंगे कि पहले नंबर पर लाने के लिए अगला एक और दीजिए, और ये हमेशा मांग रहे हैं। 60 दिन, आप याद कीजिए, 60 महीने दे दो हमें, 60 के बाद 120 महीने हो गए, अब पूरे होने वाले हैं, उसके बाद फिर हो सकता है 60 महीने फिर मांगने की बात करें, जो मांग ही रहे हैं। कैसे देखा जाए और कैसे इंडिया गठबंधन की मजबूती यहां देखी जाए, कैसे, जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, कैसे यहां बीजेपी खोखली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, उसको देखा जाए। देखिए, मजबूत हम कह तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी अंदर खाने कितनी खोखली हो चुकी है, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। जरा आपका नजरिया। राजीव जी, सत्र शुरू होने के पहले दिन सदन के बाहर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हार की बौखलाहट सदन के अंदर ना दिखे। जी।
वो जो दिखा रहे हैं वो किस चीज की बौखलाहट है? जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की 19 में बात किया करते थे वो, अब वो इंडी गठबंधन है जिसकी बात वो अब करते हैं। मतलब साफ है कि आप घबरा तो रहे हैं, क्योंकि अब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, अब वो गैंग है जिसके पास 64% वोट था पिछले बार। आपके पास 36% था, 70 में जरूर आ गए थे। इसलिए इतनी बौखलाहट इसीलिए दिखाई जा रही है। आप हेडलाइन से गायब करना चाहते हैं उस गठबंधन को जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं। आपसे मांगा क्या गया था सदन में? सदन में आपसे मांगा गया कि भाई साहब आकर के गृह मंत्री जवाब दें कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर आप क्या कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे घर चोरी हो जाए और मैं पुलिस थाने जाऊं और थानेदार को कहूं कि साहब मेरे यहां चोरी हो गई, आप तहकीकात कर दीजिए, चोर कौन है पता लगाइए, मेरा ये सामान चोरी हो गया। और थानेदार कहता है तू बैठ जा बेंच पर, यहीं तू ही चोरी किया है और कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, तो अपना घर देख, हमको बेवकूफ समझता है क्या? मतलब पावर का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, इस 5 साल में इस संसदीय प्रणाली के देश ने देखा है। एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। आप 72 तो आप गिना चुके हैं कि 72 बार तो हमने निलंबन ही देखा है। सिर्फ ये निलंबन ही नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था कि ओम बिड़ला साहब जिस तरह की लैंग्वेज अधीर रंजन को बैठाने के लिए यूज कर रहे थे जिस दिन ये घटना हुई थी, वो तो चाहते ही नहीं कि विपक्ष बैठे। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा वो दिए थे वो तो हो नहीं पा रहा है, जनता नहीं करने दे रही है ऐसा, लेकिन वो सदन को मुक्त कर देना चाहते हैं विपक्ष से, ताकि जो मनमानी वो करना चाहते हैं वो कर सकें। जो विधेयक उनको मालूम है कि हम बिना चर्चा के पास करेंगे तो वही सक्षम होंगे अपने नैरेटिव स्थापित करने में, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एक बात बहुत अजीब सी लगती है कि संसदीय कार्य मंत्री जो पीछे बैठे रहते हैं अक्सर प्रधानमंत्री के, वो क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो स्पीकर को जाकर के बताएं कि साहब इतने नामों को निलंबित कर दीजिए, और वो निलंबित कर दिए जाएं। उनका काम यह नहीं है कि विपक्ष से तालमेल कैसे बैठाया जाए, सरकार की जवाबदेही पर सरकार क्या काम कर रही है विपक्ष को समझाया जाए, और स्पीकर को भी अपने संविधान के दायरे में ला करके उनके जरिए विपक्ष को यह बताया जाए कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है। जांच इसलिए नहीं हो रही है राजीव जी कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। जांच इसलिए नहीं हो रही है कि इसका पास किसी गैर कांग्रेस भाजपाई सांसद ने नहीं दिया है, और जांच इसलिए भी नहीं हो रही है कि इसमें वो सांप्रदायिक नैरेटिव नहीं बनता जिसको तार जोड़ने के लिए 3 दिन से लगातार मेहनत की जा रही है कि उन 4, 5, 6 बच्चों का तार किसी ऐसे संगठन से जोड़ दिया जाए जो विपक्ष के साथ बैठता हो। सबसे बड़ा दिक्कत यह हो रहा है कि इसका जवाब है नहीं। जवाब यही था जो इन्होंने कर दिया कि आप सांसदों को निलंबित कर दीजिए। अब मैं आता हूं आपकी बात को कि विपक्ष ने बना ली बढ़त। आप ये देखिए कि अभी भी जिन चुनाव को कांग्रेस हारी है 3 राज्यों में, उनमें उसका वोट शेयर पिछले चुनाव से कम नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि उसका वोट शेयर बढ़ा भी नहीं है। इसका कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जो अपनी नीतियां थी उनको जन जन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त नहीं करी। सत्ता का प्राप्त करने के बाद आमतौर पर जो कांग्रेस की आदत रही है पिछले 70 सालीय लोकतंत्र में, कि वो सत्ता प्राप्त करने के बाद ये मान लेते हैं कि जनता को हम अपनी सत्ता के जरिए लुभा लेंगे। यहां पर ही वो गलती हो रही है कि वो कार्यकर्ता आपका घर घर जाकर आपकी योजनाओं को बता नहीं पा रहा है। 12,000 रुपए महीना देने वाली मैनिफेस्टो में घोषणा करने वाली योजना जन जन तक पहुंच जाती है विपक्ष की, और आप 15,000 की घोषणा करते हैं, वो योजना घर घर तक नहीं पहुंच पाती है। इस बात को बहुत
गंभीरता से समझना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता आपकी सत्ता के विपक्ष में ना हो। विपक्ष तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, आपका कार्यकर्ता जो विपक्ष आपका बन जाता है उसको आपको रोकना होगा। उसके लिए आपको ऊपरी तौर पर जो आपके नेताओं की लड़ाई है उसको रोकना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। और ये हार और ये निलंबन, ये दोनों ही प्रूव करता है कि आप मजबूत हो रहे हैं। सामने वाले दल में बौखलाहट है, इसको लेकर के आपकी बढ़ती ताकत से वो परेशान है, लेकिन आपको भी ये प्रूव करना होगा कि आप वास्तव में टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं रह गए हैं, गठबंधन बन गए हैं। कैफी आजमी साहब का एक शेर है कि जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। मौका आ गया है इंडी कहलाने वाले गठबंधन के पास कि वो पूरी जान लड़ा दे और इस देश को दिखा दे कि जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम इस सत्ता के गठबंधन, इस सत्ता को, इस निरंकुश सत्ता को, इस तानाशाह सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वो संभव है, हो सकता है। राजू जी, इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया तक आने में कितना उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, घमंडिया और क्या क्या, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जब 2024 का रिजल्ट सामने आएगा तो इन सब पे भी चर्चा ज़रूर होगी जिस दिन रिजल्ट सामने होगा। लेकिन अभी 2024 के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले की तैयारियां जो हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सदन का और खासकर लोकसभा का जो पूर्णकालिक सत्र है, विंटर सेशन, वो आखिर 22 तारीख को उसका समापन होगा, लेकिन उससे पहले 92 सांसदों को लोकसभा से निकाल दिया गया है और ये रिकॉर्ड है अपने आप में। आज़ाद भारत में की संसदीय प्रणाली का रिकॉर्ड है कि एक साथ थोक में दोनों सदनों से इतने लोगों को निकाल दिया गया। एक तरफ विपक्ष जो है वो मांग कर रहा था कि सदन के ऊपर जो हमला हुआ, यानी कि जो 2 लोग घुस आए सदन के अंदर, उस पर चर्चा हो, लेकिन उसके बदले जो कुछ मिला उन्हें वो आपने देख लिया। ये सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विपक्ष ने कैसे बढ़त बना ली है इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपके पास आना चाहता हूँ जल्दी से, फिर कार्यक्रम के दूसरे राउंड में आते हैं। कैसे देखते हैं आप सदन से के अंदर जो कुछ हुआ और सदन के बाहर जो कुछ चल रहा है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, सदन के अंदर जो हुआ वो मुझको लगता है कि एक डरी हुई सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, जो सदन में दोनों सदनों की आसंदी पर बैठे हुए हैं, उनका ये कारनामा है। एक तरीके से ये साफ दर्शाता है कि सरकार कितनी ज्यादा डरी हुई है और इस घबराहट में भी जो है ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अफसोस की बात राजीव जी ये है कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उम्मीद ये की जाती है और ये आशा की जाती है कि ये दोनों मतलब इस चेयर पर बैठे हुए लोग जो हैं ये निष्पक्ष भाव से काम करेंगे और अब पार्टी के सदस्य नहीं रह गए हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पिछला आप पूरा कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, 5 साल होने को जा रहे हैं, और उपराष्ट्रपति जी का जो थोड़ा सा कार्यकाल हुआ है उसको उठा करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक से थोड़े नीचे है, डिप्टी प्रधान सेवक की हैसियत से काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओम बिरला जी आज बातें बहुत अच्छी कर रहे थे इन सांसदों के निष्कासन की बात करते हुए कि बहुत मन दुखी है और क्या क्या सब बातें वो सब कर रहे थे शुरू में कि वो आपने सबने मिलकर के किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये संसद है किस काम के लिए? ये संसद में अगर नारे नहीं लगेंगे तो ये नारे कहाँ लगेंगे? मतलब क्या चाहती है सरकार कि संसद में नारे ना लगे, सड़कों पर ही नारे लगे? तो मुझे लगता है विपक्ष को फिर सड़कों की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि नारे जो हैं वो सड़कों पर लगे, सदन के अंदर नहीं लगे। दूसरी बात राजीव जी ये है कि आप देखिए कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, वो जिस दिन सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे की लाइन में बैठे हुए थे, उनके बराबर में अमित शाह जी थे, बराबर में राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, चारों ये खामोश बैठे हुए थे और पीछे जो थे वो नारे लग रहे थे कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर के उन नारे लगवाने वालों का जो था वो नेतृत्व कर रहे थे। तो संसदीय कार्य मंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए वो लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा सदस्य का सहयोग करे, वो स्वयं जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे।
जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है 6-7 मिनट का ओ करते हुए जी। तो ये सदन के अंदर आचरण, ये क्या हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो हमारे राज्यसभा के सभापति जी हैं, वो उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको ये आचरण दिखाई नहीं पड़ता है? इस पे कार्रवाई कब होगी? मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ जाने की बात नहीं है। लोग यही चर्चा नहीं करेंगे कि सरकार क्या कर रही है, लोग ये भी चर्चा करेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी थी सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की, जिनकी निष्पक्षता को लेकर के था, उसने बिरला जी जो थे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो जज नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि आप जज नहीं है। जब मनीष तिवारी भी थे, बाबा महुआ मोइत्रा के सवाल को लेकर के प्रश्न खड़े कर रहे थे उस समय, ठीक है आप जज नहीं है, लेकिन आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर के चुना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और मिलकर नहीं भी चुना होता, अगर आप जीत करके भी आए होते, आपके खिलाफ कोई खड़ा हुआ होता, तब भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप सदन को निष्पक्ष भाव से चलाएं, जो चलाने में आप बुरी तरीके से विफल रहे। फिर लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, संसद की जो है वो सुरक्षा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई, तो विपक्ष कह रहा है जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दे, फिर आप लीजिए जिम्मेदारी, दे दीजिए इस्तीफा। फिर तो आपको ही ना, फिर अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि माई गवर्नमेंट जो ट्विटर हैंडल है सरकार का, वो क्यों फिर जो है की सुरक्षा की बातें कर रहा था जिस दिन इसका उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का? तो बहुत से ऐसे सारे सवाल हैं जिसपे मुझे लगता है कि ये सरकार और दोनों हमारे सदनों के सभापति जो हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब हो सकता है राजीव जी कि ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग हो, क्योंकि ये संयोग प्रयोग का मामला बहुत रहता है इस सरकार के अंदर, कि किस तरीके से बिल ला करके चुनाव बहस के पास करा करके, क्योंकि सदन का थोड़ा सा समय बचा है, जल्दी निपटा जाए। चूंकि विपक्ष रहता तो इन पे बात नहीं हो पाती। हो सकता है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के भी आया जा रहा हो, कुछ और भी लेकर, या केवल छोड़ दिया जाए कुछ कोई बिल ला करके कि उसको बिल्कुल लाया गया और लोकसभा में पास करा दिया जाए, राज्यसभा में छोड़ दिया जाए, या राज्यसभा में ले आया जाए, लोकसभा में छोड़ दिया जाए, ताकि उस पर चर्चा होना शुरू हो जाए। और जो ये ला करके जो है, मतलब एक जो हेडलाइन मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे थे, वो हेडलाइन मैनेजमेंट जो है वो हो जाए, और विपक्ष का जो है वो काम जो है, कल की खासतौर से मीटिंग का, इंडिया गठबंधन की बैठक जो है, उसमें जो है किसी तरीके से कुछ फलिता लगाया जाए। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी की जो इंडिया गठबंधन है वो ठीक से करेगा जिस तरीके की किया था। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है अमलेंदु जी, आवाज कट रही है। लगभग जो बातें आप रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और विपक्षी एकता के जो तार हैं वो कितने मजबूत हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और साथ साथ मोदी सरकार की बात अगर करें, सुनील शुक्ला जी, 5 राज्यों में से 3 राज्य में हिंदी पट्टी में बीजेपी जीती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ है उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। आज सुनने में यही आया कि दिल्ली बुलाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए हमलावर नजर आते हैं। वो जो भी बात कहें, लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ ना जा रहे हों, लेकिन जो बातें रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक 3 बजे नहीं बल्कि अब कल 12 बजे से कर दी गई है। ये ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कल 12 बजे से शिवराज की 12 बजे है और इंडिया गठबंधन की थोड़ा चलिए तो जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान की बैठक जो है वो 12 बजे कल दिन में है, और 3 बजे ही इंडिया गठबंधन की बैठक है, माफ़ी चाहूँगा। और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बुलाया गया है, सुनील शुक्ला जी, दिल्ली बुलाया गया है स्पेशली। देखिए, दिल्ली वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बुलाया गया, दिल्ली रमन सिंह को नहीं बुलाया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया है। एक बात ये, दूसरी बात, हो सकता है कि ये दोनों भी बाद में बुलाए जाएं। हालांकि रमन सिंह की चर्चा यहाँ ज़्यादा उचित नहीं है, उनको एक जगह दे दी गई है जहाँ वो बैठकर आराम से 5 साल अपना बिताएंगे, और वो आसंदी जो विधानसभा की है उस पर वो खुश रहेंगे जैसा लगता है। लेकिन इन दोनों राज्यों से इतनी बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो कुछ सामने आया है, अब बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी, और उसके अंदर की बीजेपी बहुत खोखली नजर आती है। और इस खोखली बीजेपी में, मोदी और शाह की बीजेपी में,
और इससे मुकाबला करने वाला जो इंडिया गठबंधन है उसको अगर देखा जाए तो उसकी तैयारियों को, बाकी यहां बीजेपी के खोखलापन को, इन सब पर जरा आपसे चाहूंगा आप चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए कि यहां से क्या इंडिया गठबंधन की तरफ देखने वाले लोगों में कोई उत्साहवर्धन दिखाई देता है, कितना मजबूत दिखाई देता है गठबंधन, 28 दलों का जो गठबंधन है वो, और कितना कमजोर अब दिखाई दे रहा है। हवाई बातें छोड़ दीजिए, मीडिया के जरिए जो हेडलाइंस मैनेज किया जा रहा है उसको भी किनारे रख दीजिए, और दो अलग अलग दलों को, एनडीए और इंडिया गठबंधन को सामने रखकर अगर चर्चा किया जाए तो कौन आपको मजबूत दिखाई देता है? स्वाभाविक सी बात है, इंडिया दल समूह में 28 दल हैं। इन 28 दलों की 11 राज्यों में सरकार है। इंडिया दल समूह में 38 सदस्य हैं। 38 में 37 को बीजेपी को छोड़ के बाकी किसी का पता नहीं कहां है वो, न संसद में है न विधानसभाओं में है, कहीं नहीं है वो। अगर जनता की भागीदारी या जन स्वीकृति की बात किया जाए तो तथ्यात्मक रूप से ही है कि इंडिया दल समूह में जो दल है उनके साथ ज्यादा लोग हैं, जनता के समर्थन उनके साथ ज्यादा है। अगर 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं और सफलतापूर्वक चल रही हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, तो उनकी ताकत ज्यादा है। ये जो परसेप्शन बनाए जाने की बात की जा रही है, नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो हिंदी राज्यों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसके साथ प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत है, राजस्थान में बीजेपी मजबूत है, मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। लेकिन एक कुल मिला के जो सीटें हैं वो 150 से के आसपास बैठती हैं, लेकिन वहां चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है ना कि मध्य प्रदेश में एकदम खुली चुनौती, कोई एकदम पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर लीजिए। 40% मतदाता वहां भी आज भी कांग्रेस के साथ है। और अगर समूह के साथ, अगर इंडिया दल समूह मिलकर चुनाव लड़ता है तो एक अलग तरह का परसेप्शन बनता है। किसी राज्य में भी ऐसा नहीं है जहां बीजेपी के सामने चुनौती नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ क्या है, केरल में कोई चुनौती नहीं है बीजेपी की, केरल में, तमिलनाडु में कोई बीजेपी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। आंध्र प्रदेश में की स्थिति क्या है? सवाल है कि कई राज्य, दक्षिण के पूरे राज्यों की आप गिनती कर लीजिए। जो तेलंगाना एक नया राज्य है, वहां पे जो कांग्रेस ने चुनौती खड़ी बीजेपी के पास, जो एक राजनीतिक आधार बन रहा था उसको खींच लिया कांग्रेस ने। बीआरएस के विकल्प के रूप में कांग्रेस सामने आ गई, बीजेपी नहीं आई। इंडिया दल समूह के साथ क्या है कि मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह मिलकर के चुनाव अगर लड़ता है तो प्रत्येक राज्य में उसकी चुनौती है। यहां तक कि गुजरात में भी 6 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मिलीजुली ताकत है वो बीजेपी से बेहतर है। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को मैं इंडिया दल समूह का सर्वाधिक अविश्वसनीय सहयोगी मानता हूं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो इंडिया दल समूह के साथ, लेकिन मेरा भी मानना है कि अगर वो इंडिया दल समूह के साथ शामिल नहीं होते हैं तो वो अपनी ताकत को बचा के नहीं रख पाएंगे। अगर उनका मतदाता भाजपा के खिलाफ है तो वह भाजपा को समर्थन बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के माध्यम से नहीं देगा, वो सीधे भाजपा को समर्थन देगा। अगर वो भाजपा के खिलाफ है तो वह उनको जो भाजपा विरोधी संगठन है उनके साथ आना पड़ेगा, तब आप अपने मतदाताओं को अपने साथ रोक सकते हैं। बीजेपी के साथ खड़े होकर के आप अपने मतदाताओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि बीजेपी का समर्थक मतदाता किसी भी दल के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है। और अगर आप गैर भाजपा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी के खिलाफ राजनीति करनी होगी। इसके अलावा कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। अगर आप बात कीजिए कि जिन लड़कों के साथ जो सरकार इसको क्यों डाइवर्ट करना चाहती है, यह अनायास नहीं है राजीव जी। जो सांसदों का निलंबन होता है, ये बीजेपी को भी पता है कि सांसदों का निलंबन ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं है, जनता के बीच में इसका अच्छा नैरेटिव नहीं जाता। लेकिन बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के संसद में प्रदर्शन कर दिया लड़कों ने, वो इस सीमा तक चले गए कि संसद में कूद गए जी। अगर यह नैरेटिव चलने लगा तो अगर आप कल्पना कीजिए कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के सत्तारूढ़ दल की सभाओं में, जिलों की सभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में इस तरह के प्रदर्शन होने लगे तो फिर क्या देशव्यापी माहौल क्या बनेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के माहौल को बनने देने की अनुमति दे सकती है? कभी नहीं दे सकती।
वो कभी नहीं चाहेगी कि संसद में जो जिस तरह का लड़कों ने प्रदर्शन किया है, जिस तरह की कार्रवाई की है, उसकी चर्चा भी हो। वह इस चर्चा को किसी कीमत पर डाइवर्ट करना चाहेगी। आज संसद में हुआ, कल किसी विधानसभा में इस तरह की घटना हो जाए, परसों प्रधानमंत्री जी की सभा में 5 लड़के खड़े हो जाए और हल्ला करना शुरू कर दें, किसी और दिन किसी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री की सभा में इस तरह की कार्रवाई होने लगे, तो आप इस कल्पना को सोच करके देखिए कि यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहां तक जाएगी, किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नैरेटिव बनने देने के लिए तैयार है? कभी नहीं चाह सकती है वो, इसलिए वो इस सीमा तक जा रही है। और ये स्थिति है कि वह हर दशा में इस चर्चा को खत्म करना चाहेगी कि आखिर इन लड़कों ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। और अगर आप चर्चा चलाते हैं, अगर इससे भ्रष्ट होगी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बयान की बात होगी, तो निश्चित रूप से चर्चा बढ़ेगी कि आखिर ये लड़के किस मुद्दे को लेकर के आए, क्या उन मुद्दों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्या वो लड़के आतंकवादी थे, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है, वो किसी हिंसात्मक उद्देश्य से प्रेरित थे, तमाम तरह की बहस होगी ना। और बस जब ये आएगी, ये लड़के बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा को नहीं बढ़ने देना चाहती है, कभी भी इस नैरेटिव को आगे भी नहीं बढ़ने देगी। और इस कारण से उसकी एक कोशिश होगी कि इस पर चर्चा न होने पावे। अब आप निलंबन पर चर्चा कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप निलंबन की चर्चा करते हैं तो उसका मतदाता उससे खुश भी होता है कि सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। गैर भाजपा मतदाता खुश नहीं होता, वो अपने मतदाताओं को संबोधित कर लेते हैं। जी, स्थिति है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं, उनको अपनी एकता और अपनी कार्यशैली में प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी अगर वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि जो कल वाली बैठक है, उसमें कुछ न कुछ एक महत्वपूर्ण रिजल्ट सामने आएगा। ये जहां तक रही शिवराज सिंह चौहान की बुलाने की, आप देखिए ना कि रिजल्ट आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद शिवराज सिंह चौहान उतने ही सक्रिय हैं। वह जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख देते हैं जी। वह लाडली बहना योजना को लेकर के भी लोगों के साथ उनका विमर्श जारी है। वह लोगों से मिलना जुलना उनका लगातार जारी है, और तमाम तरह की वीडियो जो उनके सक्रिय हो रहे हैं, विभिन्न समूहों से उनका मिलना जुलना जारी है। वह एक तरह से राजनीतिक रूप से अपने को सक्रिय बनाए हुए हैं। इस सक्रियता के चलते नई सरकार वहां काम नहीं कर सकती। अगर ये संभव नहीं है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री सक्रिय हो और नई सरकार भी काम करे, एक अलग तरह का समानता लोग देखने लगते हैं। इसलिए उनको केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत समय नहीं है। रमन सिंह जी न तो पिछले 5 सालों में विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय थे, और आज विधानसभा के अध्यक्ष होने जा रहे हैं, उनके सामने कोई चुनौती नहीं हो, स्वीकार कर लिया उन्होंने। वसुंधरा जी अपने समय का इंतजार कर रही हैं। वसुंधरा जी भी जिस तरह की सक्रियता अपना लेगी जो शिवराज सिंह जी ने कहा है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह भी एक ऐसी नेता है जिनके पास जन समर्थन है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें बस 1 बात मैं जोड़ना चाहता हूं, और फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आऊँगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि 40% वोट बैंक अभी भी है जो 5 राज्यों के चुनाव हुए। 10 लाख वोट ज़्यादा मिले कांग्रेस पार्टी को, और इन्हीं तमाम मसलों के साथ साथ अगर आप देखें तो ये कि आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, और कैसे कैसे नारे नहीं लगे, जबकि इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश में जबकि आमने सामने की लड़ाई थी और कांग्रेस की जीत होती है। कर्नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण वो राज्य था और वहाँ पर भी कांग्रेस की जीत होती है, और उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होती है। ये तीनों जीत को अगर कांग्रेस पार्टी देखे, उसका ही आकलन करे, तो ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि मोदी को हराना नामुमकिन है, बीजेपी को हराना नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। और इस चीज को अगर देखती है कांग्रेस, तो साफ समझ में आता है कि अब एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है। हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है उसमें आज, कल की मैं बात कर रहा था, आज से ही हेडलाइन मैनेजमेंट जो है वो आप देख रहे हैं कि 92 सांसदों पर चर्चा हो रही है, और यही चर्चा कल भी होगी। चर्चा में ये नहीं कहा जाएगा कि आखिर इन 92 सांसदों को निलंबित क्यों किया गया, इनकी डिमांड क्या थी। आप कल देख लीजिएगा अखबारों में, या जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं उसमें यह बात नहीं आएगी कि सदन के ऊपर जो हमला हुआ उस पर विपक्ष डिमांड कर रहा था कि आप इस पर चर्चा करवाइए, और इसके एवज में उन्हें निलंबन झेलना पड़ रहा है। और इन तमाम बातों को अगर जनता तक अगर पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया,
तो ये तय मानिए कि 2024 में रिजल्ट आप कुछ और देखेंगे। और मैं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं अपने साथियों को, हौसला रखिए, इसलिए कि चाहे ईवीएम हो, चाहे कुछ और हो, चाहे धन बल हो, सब कुछ किनारे हो जाता है। क्या कर्नाटक के चुनाव में धन बल नहीं था बीजेपी के पास? सरकार थी उसकी, बीजेपी की। और क्या हिमाचल प्रदेश के में कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन फिर भी जीत कांग्रेस को मिली। तो विपक्ष जीत सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जीत सकता है, क्योंकि ऐसी चर्चा होती है, लगातार होती है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, जो बातें यहां हो रही हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की चर्चा बहुत हो गई और उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में सेट नहीं कर सकते हैं। अब चुनाव 2024 का है और पूरे भारत का है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का है। उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं और उसमें भी दक्षिण और उत्तर को देखा जाए तो फिर परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती हैं। उस लिहाज से, और जो बातें मैं रख रहा था उस लिहाज से भी कहां आप देखते हैं विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का हेडलाइन मैनेजमेंट जो भी हो, बीजेपी अपने तरीके से प्रचार कर ही रही है जी। मध्य प्रदेश में विकास संकल्प यात्रा के नाम पे एक यात्रा शुरू हुई, वो पूरे प्रदेश में घूमेगी। अखबारों में 2-2 पन्नों के विज्ञापन दिए गए और ये विकास संकल्प यात्रा वो बीजेपी के 2024 के चुनाव अभियान का विज्ञापन है, सरकारी खर्चे। यानी वो अपनी हर चीज को सरकारी तरीके से खर्च करने में चूकते नहीं है। प्रधानमंत्री आ जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में और उसके विज्ञापन अखबारों में बड़े बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री आए, अभी तो कोई चुनाव की अधिसूचना जारी हुई नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है सब। तो मोहन यादव जो कुछ करते हैं वो भी सरकारी कार्यक्रम है। विकास संकल्प यात्रा सरकारी कार्यक्रम है। 22 जनवरी को जब श्री राम अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होगा तो बड़े पैमाने पे खर्च होगा, सरकारी पैसे से होगा। ये सब बीजेपी के प्रचार की शुरुआत है। और आप देखिए जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में खबरें आ रही है, जिस बारे में मथुरा के बारे में खबरें आ रही है, ये सब बीजेपी के हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है। और इसको ये बहुत प्रचारित करेंगे, सरकारी पैसे से इसके विज्ञापन कराएंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितने विज्ञापन देने वाली अखबारों में कि राम मंदिर बना, और वो विज्ञापन होगा क्या? वो बीजेपी का प्रचार होगा। बीजेपी की मार्केटिंग कुछ इस तरह की है कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो एक बड़े कारपोरेट घराने की तरफ उसका बर्ताव है और वो अपनी रणनीति 5 साल 10 साल अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट चल रहे हैं वहां, और वहां विनम्रता, मानवीयता, लोकतंत्र, इन सब बातों के लिए जगह नहीं। जैसे किसी कंपनी के लिए एकमात्र लक्ष्य होता है अधिक से अधिक माल बेचना, उनके लिए एकमात्र लक्ष्य है अधिक से अधिक वोट पाना। वोट पाने के लिए सरकारी साधन हो, निजी साधन हो, धर्म हो, जाति हो, कोई भी चीज हो, उसका उपयोग करने से नहीं चूकते। तो इन सब बातों को सोचना होगा इंडिया गठबंधन को, देखना होगा कि किस तरह सरकारी पैसे से नरेंद्र मोदी का विज्ञापन हो रहा है, अमित शाह का विज्ञापन हो रहा है। अब नड्डा जी के होर्डिंग लगे थे। नड्डा जी मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में आए मुख्यमंत्री के, तो नड्डा जी के होर्डिंग लगे हुए हैं। तो नड्डा जी मध्य प्रदेश में तो किसी पद पे है नहीं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। और तो और अब सरकारी के आयोजनों में बीजेपी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश में बैठने लगे। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5-5 प्रवक्ता बैठते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, निगरानी रखेंगे, और वो प्रवक्ताओं की बात करते हैं। तो जाहिर है कि सरकारी खर्चे से पूरा विज्ञापन हो रहा है, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल, सरकारी पैसे से विज्ञापन और सरकारी खर्चा जो है ये अभी बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कि चुनाव की घोषणा ना हो जाए। और बहुत सारी रैलियां आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे आयोजन देखेंगे, बहुत सारे उद्घाटन शिलान्यास देखेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत माहिर हैं और वो सब कुछ आप देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इतना तय है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो जाए तो ये 2024 पार लगाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या ऐसा माना जाए जिगर दोषी जी? बिल्कुल राजीव जी, कोई मेरे ख्याल से अभी जो सारे डिस्कशन और आकलन हुए
उस हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन करें कि कितनी 50% से ऊपर की सीट बीजेपी के पास थी या कांग्रेस के पास लास्ट टाइम थी या बाकी इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उनके पास थी, तो मेरे ख्याल से आंकड़ा बिल्कुल 63% के हिसाब से इंडिया घटक जो पूरे सारे दल है उनकी फेवर में जाता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पर बात बिल्कुल अलग है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन ये है कि किस तरीके से बीजेपी इस चीजों को मैनिपुलेट करे। क्या वो डर रही है या डरा रही है? तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं भी डर रही है, पर ये बात शायद कांग्रेस या इंडिया अलायंस के घटक दलों को मेरी अच्छी नहीं लगेगी। वो डर इसलिए नहीं रही है कि आप देखिए पिछले 6 महीने से मणिपुर में क्या हो रहा है। किसी ने एक बार सुध लेने की कोशिश नहीं की और ये बिल्कुल ये नैरेटिव घड़ा जा चुका है कि जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, हम उसी पैमाने पे उसी तरीके से हमारा काम करते रहेंगे। आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो विपक्ष को वो बता रहे कि विपक्ष को हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को ही सोचना पड़ेगा। एक बात और भी यहाँ एक मैं बिल्कुल पॉइंट इंगित करना चाहूंगा जिसमें मेरी थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल जो पॉलिटिक्स होता है उसके हिसाब से राय डिफर है। अगर जैसे ईवीएम की बात होती है या जो 40% वोट की बात होती है कि आज भी वो सिक्योर है और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले। अब देखिए ईवीएम की जब बात होती है कुछ नेता बिल्कुल सवाल उस पर खड़ा करते हैं कि ईवीएम में धांधली है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एक सिचुएशन खड़ी होती है कि अगर ईवीएम सही है, जो बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि आपको 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले और बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले। आपका जनाधार अभी भी कायम है, मजबूत है। पर अगर ईवीएम में धांधली है तो क्या 4 करोड़ 90 लाख वोट भी आपके ही है या नहीं है, उस पर कौन आकलन करेगा? ये भी उनको सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब है कि इतने बड़े पैमाने पे जब धांधली होती है तो कांग्रेस और बाकी सारी जो पार्टीज होती है उनके पिता पुरानी रणनीति वो उसी तरीके से चले, कोई नया प्रयोग ना करे? क्या उसके लिए उनको इस तरीके से ज्यादा वोट दिए जाते हैं या करवाए या दिलवाए जाते हैं? बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर इंडिया अलायंस को कल बैठक में सोचना रहेगा और बहुत बड़ी और ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। आशा जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता भी बिल्कुल उनके साथ है। जनता भी चाहती है कि इस बार कुछ भी करके एक बार सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन उसके लिए विपक्ष को इस तरीके से लड़ना होगा जो जनता चाहती है। अगर विपक्ष बिल्कुल ठंडा होकर संगठन के बिना काम करेगा, कार्यक्रम नहीं देगा, तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हो जाएगा। और इतनी बड़ी ताकत के सामने जो धनबल बाहुबल लेकर चल रही है, उनकी ताकत के सामने लड़ने के लिए विपक्ष को भी कमर कसकर रण मैदान में उतरना पड़ेगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि विपक्ष को ये भी नैरेटिव सेट करना होगा कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। ये सब बातें बेमानी है। सत्ता के लिए लड़ रहे ऐसा मुखर होकर बताना पड़ेगा। सत्ता चाहिए क्योंकि हम आपका विकास करना चाहते हैं, हम जनता आपके साथ में खड़े हुए हैं, ये दिखाना पड़ेगा। ये आपको हीरोइज्म दिखाना पड़ेगा। जनता को केवल ज्ञानबाजी या भाषणबाजी करने वाले लोग पसंद नहीं है। आप मोदी जी की शैली देखिए, वो कहते हैं छाती ठोक के कि मेरी तीसरी टर्म में ये होगा। वो ये भी नहीं कहते कि बीजेपी की तीसरी टर्म में ये होगा, वो तो मेरी ही बोलते हैं सीधा। तो विपक्ष का कौन सा नेता है जो ये छाती ठोक के कहेगा कि भाई मैं ये करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए और मेरे पे सारी चिंता छोड़ दीजिए, मैं बैठा हूं और देखिए आप मैं क्या देश का और पूरे राज्यों का माहौल बना देता हूं। ये उनको इतना हीरोइज्म दिखेगा तब जाके लोगों को उन पर भरोसा बैठेगा। और इतने कार्यक्रम आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर करने पड़ेंगे, हर जिला लेवल पे, हर स्टेट के अंदर, हर ब्लॉक में, हर एक गांव या कस्बे लेवल पे। और तब जाके ये मेरे ख्याल से जो पूरा सपना है वो विपक्ष का साकार हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं। और विपक्ष का सपना कैसे साकार होगा, और ये तो सही है कि अगले 3 महीने बिल्कुल रात दिन 24 घंटे 7 दिन आपको काम करना होगा। इसके बिना आप अगर चाहते हैं कि 2024 में सत्ता पर काबिज हो पाए तो वो संभव नहीं है। और धन बल बाहुबल और हर बल के साथ जो सत्तारूढ़ दल है वो मजबूती के साथ टिका हुआ है, जैसा अभी जिगर दोषी जी कह रहे थे और उनसे पहले सुनील शुक्ला जी भी कह रहे थे और प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी कह रहे थे कि देखिए चुनाव अभी सामने नहीं है लेकिन उससे पहले तमाम नेताओं के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ सामने रखते हुए कल का जो इलेक्शन है, कल की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में अगले इलेक्शन की तैयारी बहुत मजबूती के साथ करनी होगी और लगातार आना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये काम कौन करेगा। हम में से कोई भी खड़ा हो जाएगा, हम में से कोई भी पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी एक को नेता बनाकर लाना होगा। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में एक आदमी कम से कम ऐसा हो जो लीडरशिप, यानी कि जिसके हाथ में पूरा का पूरा पूरी नेतृत्व शक्ति हो, लीडरशिप हो, ये देखना होगा। प्रमोद अग्रवाल जी, कैसे आप देखते हैं? बहुत कुछ आज हम कह रहे हैं, कल जब शाम को हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ चुकी होंगी। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, ये खबर भी है। और कल एक मूर्त रूप दिया जाएगा
फाइनल टच जिसको कहते हैं वो दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव में कूदने की तैयारी तो हो ही रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश यात्रा निकल रही है, फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना क्राउड फंडिंग उसकी शुरुआत कर दी है। अब जो भी हो, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ कर तो रही है। इसके अलावा 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी की बैठक, महारैली होने वाली है, वो भी आरएसएस के गढ़ में, नागपुर में। तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इन सब के बीच कल की बैठक, और इस बैठक से पहले आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक चर्चा हमने की, शुरुआत से ही हम लगातार कर रहे हैं कि 92 सांसदों का निलंबन। लेकिन 92 सांसदों का निलंबन क्यों किया गया, यह बात अगर जन जन तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया कल, तो यह तय मानिए कि 2024 में भी जीत कामयाब हो सकती है। यह ऐसे देखा जाए। प्रमोद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी की, अग्रवाल साहब और बिरला साहब जो बैठते हैं स्पीकर के पदों पर जी लोकसभा में जी, उनको अपने टिकट का खतरा है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने छत्रपों को साफ करती है, मेरे को लगता है इनको भी टिकट का खतरा बता दिया गया कि हमारी बात मानो, सारी संवैधानिकता और सारी नैतिकता छोड़ दो। लेकिन यह बात धनखड़ साहब के ऊपर फिट नहीं होती। उनको चुन के नहीं आना है, उनको भाजपा के टिकट से चुन के नहीं आना है। बड़े अजीब सा व्यवहार करते हैं वो। उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, सभापति हैं, राज्यसभा के उच्च सदन कहलाता है हमारा। उन्होंने बंगाल में राज्यपाल के रूप में जो भूमिका अदा करी थी, बहुत सारे असंवैधानिक मामले थे उनके, और उसका प्रमोशन उनको मिला उपराष्ट्रपति के रूप में। शायद वो ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं देश के सामने कि इस सरकार के रहते अगर पद पाना है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो संविधान के विरुद्ध हो जी, और संविधान विरुद्ध आप करेंगे तभी आप पद पा पाएंगे। ये बात विदुड़ी ने भी तय कर दी थी संसद के अंदर, जो उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये बात अभी पास देने वाले सांसद साहब ने भी तय कर दी कि उन्होंने संसद में कूदने का पास दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा जी। मतलब ये तय कर लिया है सरकार ने कि जो संविधान विरुद्ध होता है वो काम करना है आपको, बाकी सब हम देख लेंगे। 32 सेकंड दिए थे सिर्फ मणिपुर को प्रधानमंत्री जी ने। 6 महीने 7 महीने की हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होती है। 32 सेकंड उसको दिए थे। मेरे को लगता है शाह जी इस घटना पर 32 सेकंड भी नहीं देंगे, क्योंकि अब तो विपक्ष है ही नहीं दोनों सदनों में। पूछेगा कौन? खुद का सांसद तो पूछ नहीं सकता। तो यह बात तो तय हो गई कि अब करना क्या है। करना यह है कि अपने विधेयक पास कराइए। नैरेटिव आपने पेश कर दिए हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर बात करनी है, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बात करनी है, रामलला पर बात करनी है। और अगर कोई बात नहीं होती है तो दाऊद को जहर किसने दिया है, मोदी जी ने दिलवाया है कि शाह जी ने दिलवाया है, यह सिद्ध करना है कि हम यहां बैठे बैठे भी पूरे दुनिया में अपने दुश्मनों का नाश कर रहे हैं। ला तो सकते नहीं है, लेकिन वहां मरवा सकते हैं। इसलिए मैं तो मानता हूं कि जिस दिन गोदी मीडिया में देश के बाहर की कोई खबर लगातार चलाई जाती है तो उस दिन यह तय रहता है कि गोदी मीडिया के पास बीजेपी की तरफ से कोई एजेंडा नहीं आया है जिससे वो किसी दूसरे बुलावे में डाल सके देश की जनता को। इसलिए वो इस तरह का एक बड़ा समाचार खोज के निकाल लेती है। तो कभी यूक्रेन का युद्ध ले आते हैं, तो कभी दाऊद इब्राहिम का जहर खुरानी ले आते हैं। सवाल हमारा है कि जिस देश का बेरोजगार अपनी बेरोजगारी के लिए संसद में कूद रहा है, वैसे ही हमारे सांसद संसद से निकाले जाने के बाद अपने क्षेत्र में कब कूदेंगे, अपनी सड़कों पर कब आएंगे, अपनी जनता को कब जगाएंगे कि आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आप देश के संविधान के खतरे से जूझ रहे हैं। यह बात इन 92 आदमियों के लिए तो 5 दिन पहले ही आ गई है। इनको करना यह चाहिए कि अपने क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र की जनता को जागृत करें। वहां का लोकल मीडिया तो इनको छापेगा, वहां तो ये सांसद हैं, उनको अपने युवाओं को बताएं कि जब रोजगार मांगने के लिए डिग्री रख करके संसद में कूदना पड़ता है
और आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो ऐसा करिए कि बिना डिग्री के डिग्री छुपा करके संसद में पहुंचने की तैयारी करिए। अपना वोट बैंक बनाइए, अपना वोट बैंक बना करके संसद में चुने जाइए। इसलिए मैं तो मानता हूं कि यह बहुत अच्छा मौका है। यह हार भी हुई है जो 3 राज्यों में, यह भी अच्छा मौका है उस गठबंधन के लिए जिसको यह समझ लेना है कि उसको न केवल एक असंवैधानिक सरकार से जूझना है, बल्कि उन संस्थाओं से भी जूझना है जो इस असंवैधानिक सरकार के अंतर्गत असंवैधानिक कार्य कर रही हैं। इसलिए जागृत करने का मौका है, लोकतंत्र को जागृत करिए, तभी लोकतंत्र स्थापित रहेगा, तभी लोकतंत्र स्थायी रहेगा। राजीव जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब कल खोजना होगा, ढूंढना होगा, खासकर विपक्षी गठबंधन की जब बैठक होगी, इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उस बैठक में। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ईवीएम पर भरोसा कैसे कायम रखे, कायम कैसे हो ईवीएम पर भरोसा, वो भी जनता का, वोटर्स का, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी उन्हें खोजना होगा। इसके लिए क्या कुछ करने जा रहा है विपक्ष, और इसके अलावा अगले 3 महीने की रणनीति क्या है, जन जन तक कैसे पहुंचेगा विपक्ष, इन तमाम मसलों की चर्चा वहां जरूर होगी। उसके आगे जो रूपरेखा सामने आएगी उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिगर दोषी जी, प्रमोद अग्रवाल जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत